Hello students. Today we are going to study about the chapter electricity further. In the previous video we read about the charge, current and the potential difference. In previous video I used the word circuit. First of all we must know what do you mean by circuit? Circuit द क्लोज कंडक्टिंग पाथ कैसे होता है जैसे ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया थ्रू विच द करंट कैन फ्लो is known as the electric circuit. Electric circuit is of two type. Electric circuit is of two type. One is the open circuit and the other is the closed circuit. आप जैसे अभी सर्किट में देख रहे हैं यहाँ पर एम मीटर सीरीज में लगाया गया एक बल्ब कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर एक की है. अगर हम एक किस की को इस तरह से कर दें कि यहाँ पर ये आपके ये वाला डॉट नहीं हो, ये वाला जैसे ये की है इसके अंदर डॉट नहीं है, तो ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है. ओपन का मतलब हो गया यहाँ पर की ओपन है तो सर्किट ब्रेक होगा. ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. हम स्विच ओपन बोलते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने फैन ऑन कर दिए, लेकिन यहाँ पर स्विच ऑन का मतलब है, की ऑन का मतलब है कि सर्किट ब्रेक हो गया और करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा. क्लोज्ड जब इस की के अंदर ये डॉट आ जाता है, जब ये डॉट आ जाता है, ये वाला जो ब्लैक डॉट है ये हमारा आ जाता है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करने लगता है. इसी को क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विदाउट ब्रेक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हेन द स्विच इज ओपन द सर्किट गेट ओपन एंड नो करंट फ्लोज इन इट. दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. Now, and the schematic diagram showing the way the electric device is connected is called a circuit diagram. जो ये मैंने आपको schematic diagram दिखाया जिसमें आपको दिखाया कि कैसे एमीटर कनेक्टेड है सीरीज में बल्ब से, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम. इस सर्किट डायग्राम में वेरियस कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में फर्स्ट आता है कनेक्टिंग वायर. ये कनेक्टिंग वायर है जो कि किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी होती है, प्लास्टिक इंसुलेशन होती है. जो हमारे घर में जो वायर रन कर रही है, जो डिवाइसेस के बीच में होती है, यूज़ की जाती है, उसको कनेक्टिंग वायर बोलते हैं. वायर जॉइंट्स तुम लोगों ने देखा होगा, वायर पे क्रॉसिंग होती है, कहीं जॉइंट्स लगा दिए जाते हैं तो उसको वायर जॉइंट बोलते हैं. वायर क्रॉसिंग जब दो वायर इस तरह से ओवरलैप करें, दैट इज अ वायर क्रॉसिंग होती है, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. जो सेल में सेल आपका जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने में हमें मदद करता है, जो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको सेल कहा जाता है. सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉन्ग टर्मिनल बताया गया, एक शॉर्ट बताया गया. जो लॉन्ग होता है बेटा वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, जो शॉर्ट होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट आता है आपका बैटरी. अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज द बैटरी. अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज द बैटरी. बैटरी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, लॉन्ग पॉजिटिव को, शॉर्ट नेगेटिव को. फिर आता है रेजिस्टेंस. यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ा है, तो ये होता है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है. रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप, फिक्स और वेरिएबल. फिक्स का मतलब होता है बेटा कि उसका 5 ओम वैल्यू है, ठीक है, ये फिक्स हो गई. एक होता है वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका ये जो हमारे यहाँ हॉकर्स आते हैं वेजिटेबल बेचने के लिए, इनके पास कुछ के पास तो क्या होता है, जो हमारे वेट होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, 500 ग्राम, 1 kg, ठीक है ना, दैट इज़ अ फिक्स, उनका कांस्टेंट है वो. लेकिन कुछ ये लोग वैसे लेकर रखते हैं जैसे जिस पे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती है, तो वो उसमें वैल्यू वेरी कर सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना. हम उसमें वो कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी कोई हो 5 जो वो वे हमें दिखा रहे हैं कि हाँ जी ये 500 ग्राम का, वो 500 ग्राम का ही हो, वहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यानी हमें वैल्यू नहीं पता कितने से चेंज हो रही है वहाँ पर, तो वो वेरिएबल होता है. इसी तरह से यहाँ पर फिक्स रेजिस्टेंस में तो जो फिक्स हो गया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसको फिक्स रेजिस्टेंस कहते हैं वैल्यू का, और उसको रेजिस्टर भी कहा जाता है. वेरिएबल में वैल्यू वेरी करती है. अब
दो तरह से वैल्यू चेंज करती है। एक तो जब हमें मैग्नीट्यूड पता और एक जब हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता। मैंने एक सर्किट बनाया, मुझे पता है ये 5 ओम की वायर है, ये 10 ओम की वायर है, मैंने उसमें इंसर्ट कर दी। एक सर्किट मैंने ऐसे बनाया जिसमें मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने बस उसका स्लाइडर मूव कर दिया। क्या कर दिया? स्लाइडर मूव कर दिया। अब हमने कितना स्लाइडर मूव करा हमें पता ही नहीं चला। स्लाइडर कैसे होता है? जो रियोस्टेट होता है वो बेटा ऐसे होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक स्लाइडर होता है। हम स्लाइडर को मूव कराते हैं, कभी आगे ले जाते हैं, कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इस तरह से हमें यही नहीं पता होता कि कितने से वैल्यू चेंज हो रही है। फिक्स रेजिस्टेंस को जिगजैग लाइन से करते हैं, वेरिएबल को जिगजैग लाइन के साथ क्रॉस लेते हैं, एरो असाइन लेते हैं। रियोस्टेट में ये आपका एरो इस तरह से आता है और जिसमें हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं नॉन मैग्नीट्यूड की, वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। की ऑन का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, सर्किट ब्रेक होना। की ऑफ का मतलब सर्किट क्लोज होना। और ये इसके सिंबल्स हैं। वोल्ट मीटर V से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एमीटर A से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट मेजर करता है। बल्ब के लिए आपका ये वाला सिंबल होता है और जब ग्लोइंग बल्ब होता है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करता है उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। These are the various components of the electric circuit that are used in making a schematic diagram of the circuit. Now the next topic is the Ohm's law. ओम एक साइंटिस्ट हैं, फिजिकिस्ट हैं, जर्मन फिजिसिस्ट हैं, फिजिकिस्ट हैं ये। इनका नाम पूरा सर जॉर्ज साइमन ओम है और इन्होंने जो वर्क किया था बेटा वो 1787 टू 1854 तक किया था। 1827 में इन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बताया था। कैसे इन्होंने प्रूव करा था ओम्स लॉ? पहले आप सर्किट को देखेंगे। इन्होंने एक रजिस्टर लिया, ठीक है, जो निक्रोम का बना हुआ था। निक्रोम एक एलॉय है, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन मेटल का बना हुआ, ठीक है। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 0.5 मीटर है। एक एम मीटर, एक वोल्ट मीटर और 4 सेल्स लिए थे इन्होंने 1.5 वोल्ट के। इन्होंने एक एक वोल्ट पर ले जाकर के क्या नोट करी? वी और आई की रीडिंग नोट करी। अब तुम देखो वी पैरेलल में है और आई किस में है? आपका एमीटर किस में है? सीरीज में है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, एमीटर सीरीज में। पहले उन्होंने इस पर लगाया, ठीक है। यहाँ पे 4 सेल्स हो गए, फिर 3 सेल्स हो गए, फिर 2 सेल्स हो गए, फिर 1 सेल हो गया। इस तरह से उन्होंने रीडिंग नोट करी 1 2 3 4 सेल्स करके। दोनों की करंट रीडिंग लेकर के, करंट की और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेकर के उन्होंने V अपॉन आई से रेशो निकाला। जो हम लोग एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं उसके अंदर हम लोग बैटरी को फिक्स रखते हैं और रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट को हम आगे पीछे घुमाते हैं, स्लाइडर से मूव कराते हैं। स्लाइडर से जब हम मूव कराते हैं बेटा, सपोज मैंने पहले यहाँ पर स्लाइडर रखा, फिर थोड़ा सा और आगे ले लिया, फिर थोड़ा सा और आगे ले लिया। एलिमिनेटर एक इस तरह की बैटरी होती है जिसमें से हम वोल्ट को घुमाते रहते हैं, ठीक है ना। पहले 2 वोल्ट ले लिया, फिर 4 वोल्ट ले लिया। इस तरह से हम वोल्ट मीटर की और करंट की रीडिंग नोट करते हैं और इसी को ओम्स ने इसी को कंसिडर करते हुए एक लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। वो क्या था लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. क्या कहा? हिंदी में दोबारा बोलते हैं हम लोग इसको। इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने सप्लाई किया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है इसको हम R से रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाता है V इक्वल टू RI, जहाँ पे R आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का अभी मैंने आपको बताया था, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। जैसे
हम जब रोड पर व्हीकल चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। इसी तरह से जब वायर में इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस मिलता है तो करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, आई करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वी की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है। आई की क्या होती है? एम्पियर होती है। और तो आपकी आर की क्या यूनिट होगी? वोल्ट पर एम्पियर। और क्योंकि ये कंसेप्ट किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका सिंबल ओमेगा यूज किया जाता है, इसको ओमेगा भी कहते हैं। अगर अब हम 1 ओम को डिफाइन करें इसी फॉर्मूले से तो क्या होगी? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when the potential difference across the two ends is 1 volt। कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। दैट इज द डिफाइन ऑफ द 1 ओम। अब जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे, वेरियस वैल्यूज हमने निकाली, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा हम लोगों ने। और V इक्वल टू क्या आ गया था? RI आ गया था। यानी कि अगर V डबल करेंगे तो I भी डबल होगा, V हाफ होगा तो I भी हाफ होगा। R अगर डबल करेगा तो I हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि V अपॉन आई इक्वल टू R हो गया। ठीक है ना? तो अगर आपका R डबल होता है तो I हाफ हो गया, R हाफ है तो I क्या हो गया? डबल हो गया। इसी तरह से अगर आपका इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है इसमें किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कीप इट इन माइंड द स्लोप लाइन ऑलवेज गिव्स द रेजिस्टेंस हियर and the slope line which is towards the this line which is towards the वोल्ट वाली लाइन की तरफ जो होगी, इस तरफ जो होगी हमारी, उसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पे R3 का हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। मोर इज द स्लोप, मोर इज द रेजिस्टेंस, बट कीप इट इन माइंड जिस तरफ V होगा ये आपको चेक करना है। अगर बाय चांस यहाँ पर I होता, यहाँ पे V होता तो R1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, लेकिन V इस तरफ है तो R3 का रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है, तो ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर हम बेटा बार बार वर्ड आ रहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया। इसके लिए एक एक्टिविटी है आपकी, आपका जो ये XY है ये निक्रोम वायर भी हो सकता है, 10 वॉट बल्ब भी हो सकता है, टॉर्च बल्ब भी हो सकता है। ठीक है ना? ये एक सर्किट हमने प्लान करा, यहाँ पे सेल है, एमीटर है, की ओपन है। पहले हमने निक्रोम वायर लगाया, करंट की रीडिंग ले ली। फिर हमने 10 वोल्ट बल्ब लगाया, हमने करंट की रीडिंग ले ली। फिर हमने टॉर्च बल्ब लगाया, उससे करंट की रीडिंग ले ली। जब क्या एक्सपीरियंस हुआ? सब में अलग अलग करंट था। सर्टेन कंपोनेंट्स ओवर, कुछ कंपोनेंट्स ने तो इजीली करंट को फ्लो होने करने दिया, कुछ ने रेजिस्ट करा फ्लो को। अब जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर्किट में वो कंस्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चार्ज पर यूनिट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, उनको एक बीच में एक स्पीड ब्रेकर मिलता है जिसका नाम रेजिस्टेंस होता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है ना? अब वायर्स का जिन कंडक्टर्स का लो रेजिस्टेंस होता है उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है, जिसमें और जो एक एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उनको रेजिस्टर कहते हैं। और जो आइडेंटिकल साइज के होते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है वो पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। और इंसुलेटर्स का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, एलॉयस का मॉडरेट होता है, कंडक्टर्स का बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका बहुत हाई।
होता है। इसके बाद एक एक्टिविटी और है आप लोगों के लिए। इस एक्टिविटी में बेटा हम लोगों ने ये बताने के लिए कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम लोगों ने एक तो वायर ली निक्रोम की, निक्रोम वायर ऑफ लेंथ L area A, nichrome wire of length 2L area A, third layer nichrome wire of length and area 2A, fourth layer copper wire of length L area A। हमने चारों केसेस में करंट की रीडिंग को नोट करा। जब सिंगल लेंथ है, एरिया है, करंट कितना आया। जब ट्वाइस ऑफ लेंथ है, एरिया ए है, तब कितना आया। लेंथ एल है, एरिया डबल कर दिया। और कॉपर वायर सेम थिकनेस की ली हमने सेम। एमीटर की रीडिंग हमने नोट करी, ठीक है। जब एमीटर की रीडिंग हमने देखी, इट डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ इज डबल। जब लेंथ डबल होगी तो लेंथ क्या, लेंथ उन्होंने कहा हमने कितनी ले ली, लेंथ ले ली 2L, और आप 2L ले ली, और आपका जो करंट आया वो क्या आ गया, हाफ आ गया। क्या आ गया, हाफ आ गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा एमीटर, और जब थिक वायर ली सेम लेंथ की ली तो तब भी एमीटर की रीडिंग में अंतर नज़र आया, ठीक है ना। फिर इसके बेसिस पर सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Inversely proportional to area of cross section. Resistance is directly proportional to length and area is inversely proportional to cross section. हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद बेटा 1 and 2 को कंबाइन कर दिया, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ गया। रो जो साइन है, ये जो आपका इस तरह से नज़र आ रहा है, इसको हम रो कहते हैं और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर लेंथ डबल हो जाती है, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। एरिया डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। एरिया हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। फिर आता है थर्ड फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल, जो किस मटेरियल का बना है। अब देखो वहाँ पर हमने एक निक्रोम वायर लिया था, एक कॉपर वायर लिया, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसमें करंट इजीली फ्लो करा, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उसमें देर से फ्लो करा। तो आपका ये डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होती है, अलॉयज़ की मॉडरेट होती है। जो कंडक्टर्स के लिए वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और जो आपकी इंसुलेटर्स की होती है वो होती है 10⁻12 टू 10⁻17। और जो एलॉयज़ होते हैं वो 10⁻⁻6 के आसपास होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टिविटी होती है आपकी। फिर ये जो आपका निक्रोम वायर होती है वो 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस है कॉपर वायर के कंपैरिजन में। फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट देयर आर सर्टेन एलॉयज हुज रेजिस्टेंस वेरी। और ये हमेशा याद करना बेटा, जो आपका नेचर ऑफ मटेरियल, जो आपकी लेंथ है, जो अच्छे लो रेजिस्टेंस के बनते हैं उनके लिए शॉर्ट और थिक वायर लेते हैं, और हाई रेजिस्टेंस के लिए थिन और लॉन्ग वायर ली जाती है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी को देखें बेटा, उसी फॉर्मूले से निकालें रेजिस्टिविटी। अभी हमारा पीछे फॉर्मूला आया था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मैंने ये ए यहाँ ले गई, ये एल नीचे ले आई, तो ये बन गया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर यहाँ पर हम लेंथ को 1 मीटर ले लेते हैं, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो रो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। यानी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर substance which is 1 meter long and 1 meter square in cross section, ठीक है। अब SI यूनिट,
आर की यूनिट ओम, ए की मीटर स्क्वायर और आपकी लेंथ की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है, यूनिट आ जाती है ओम मीटर। क्या आ जाती है, ओम मीटर। और ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी depends upon nature of material and temperature. It does not depend on length and area. Resistance depends on 4 factors: length, area, nature of material and temperature. Resistivity depends only on nature of material and temperature. Resistivity SI unit ohm meter. Resistance SI unit ohm. Resistance of metal and alloys are low. Insulators have high resistance. ठीक है, अब इन alloys का uses. First of all, alloys are used in electrical heating devices like iron and toaster. आयरन एंड टोस्टर में क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। टंगस्टन, ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है बेटा, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है बल्ब में, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा रही हूँ जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा हमने एक वायर ली, ठीक है, वायर एल लेंथ की ली हमने। अब उसको जो न्यूमेरिकल आता है वो डबल का आता है कि लेंथ को अगर हम डबल कर दें, डबल 2 तरीके से की जा सकती है, एक फोल्ड करके, एक स्ट्रेच करके। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है, उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। और अगर हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस डबल हो जाती है ना। तो जब ये क्वेश्चन में कभी नहीं गिवन होता, वहाँ पे सिर्फ लेंथ डबल का लिखा होता है, एरिया कभी मेंशन नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, जब स्ट्रेच होगा तो एल डैश अगर 2L हो रहा है तो ए डैश हाफ ऑफ ए हो जाएगा। अगर फोल्ड होके डबल हो रहा है तो लेंथ हाफ रह जाएगी और एरिया ट्वाइस हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मैं ड्रॉ करके भी आपको बता देती हूँ। ये देखो, एक ये वायर है, ठीक है, मैं इसको खींच रही हूँ, लेंथ डबल हो गई और एरिया इसका आधा रह जाएगा। जब हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से तो लेंथ तो हाफ हो गई और एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है ना। अब हमने R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिया, फिर R डैश लिया, हम लोगों ने क्या लिया, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फिर R डैश इक्वल टू रो एल अपॉन ए ले लिया। एल डैश मेरा 2L है, ए डैश हाफ ऑफ ए है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ये वाला 2 यहाँ चला गया, 4 रो एल अपॉन ए आ गया और ये रो एल अपॉन ए हमारा क्या है, आर है, जिसके कारण आर डैश क्या आ गया हमारा, 4R आ गया। क्या आ गया, 4R आ गया। अब यहाँ पे उल्टा करा मैंने, लेंथ हाफ कर दी, एरिया डबल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर लेंथ 3 टाइम होगी तो एरिया A/3 हो जाएगा, लेंथ 4 टाइम होगी तो एरिया A/4 हो जाएगा, लेंथ हाफ होगी तो एरिया डबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिजिट हम एरिया को लेते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजिट हम क्या लेते हैं, एरिया को लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, दिस ऑलवेज कम इन द एग्जाम। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे।